हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 8 से साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए डिस्कस करेंगे। फ्रेंड का मतलब है कि फ्रेंडली नेचर है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके एडवांटेज पढ़नी है। और फोए का मतलब होता है शत्रु, मतलब एक दुश्मन का जो नेचर होता है, मतलब एक विलन की जो करेक्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी लाइफ के अंदर, वो डिस्कस करनी है। तो हम इसको फर्स्ट को एक क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है और कहाँ रहते हैं। तो शुरू करते हैं, आइए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वेयर डू दे लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और ये कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बच्चों हिंदी में सूक्ष्म जीवी कहा जाता है। तो हम इनको वन बाय वन करते हैं। देखिए, these are very small in size and are not visible with the unaided eyes or naked eyes। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइज में बिल्कुल स्मॉल होंगे, वेरी वेरी स्मॉल होंगे और हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन सीन विद पावरफुल माइक्रोस्कोप, और जिसको देखने के लिए हमें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट है, दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ये किसी भी तरह के एनवायरनमेंट सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डिजर्ट टू मार्शी लैंड्स, मतलब ठंडे इलाके से लेके गर्म इलाके तक, रेगिस्तान से लेके दलदली इलाके तक ये आपके सर्वाइव कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों कि अर्थ के फॉर्मेशन से पहले भी इसके ऊपर बैक्टीरिया पाए जाते थे और अर्थ के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी बैक्टीरिया मिलते रहेंगे। थर्ड पॉइंट है, दे आर फाउंड इन एयर वाटर सॉइल एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो आपके जो ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बेसिकली ये आपको चारों तरफ मिलेंगे, मतलब आपके सराउंडिंग में जो जो मैटर है, ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म 100% मिलेंगे। आपके हैंड में या फिर आपकी एक फिंगर के अंदर, ठीक है, फिंगर के ऊपर 1 बिलियन या ट्रिलियन जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके चारों तरफ 100% आपको मिलेंगे। फिर है, दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर बच्चों क्या होता है, जो सिंगल सेल से बने होते हैं। मल्टी सेल क्या होते हैं, जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल होते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। इसको 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर बच्चों क्लासिफाइड किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 फंजाई, नंबर 3 एल्गी और नंबर 4 है आपका प्रोटोजोआ। तो जो ये इनको क्लासिफाई किया गया है बच्चों, हम इनकी कुछ 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। एनसीईआरटी के एग्ज़ाम में, बोर्ड्स में, बुक्स में इसके पॉइंट्स आपको सिंपली दे रखे हैं, तो हम बिल्कुल वही एज इट आपको करवाएंगे, क्योंकि ये पूरे नोट्स जो हैं आपके एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है बच्चों एल्गी। दे आर ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रोफिक बच्चों वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेकंड है, दे रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ वाटर। एल्गी है तो ये वहीं पे मिलेगा जहाँ पे आपका वाटर होगा, मतलब थोड़ा मॉइस्चर होगा, वहाँ पे आपको एल्गी 100% मिलेगी। और ये अपनी जितनी भी एक्टिविटी हैं वाटर के अंदर, मॉइस्चर के अंदर ही परफॉर्म कर सकती हैं। दे आर नॉट पैरासिटिक। ये पैरासिटिक नहीं होती बच्चों, जो एल्गी है ये पैरासिटिक नहीं होती। पैरासिटिक का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे की बॉडी में रह के खुद सर्वाइव करे, तो वो एल्गी के अंदर नहीं पाए जाते। द नेक्स्ट है बच्चों फंजाई, जिसको आप फंगी भी कह सकते हो, फंगस भी कह सकते हो। दे आर यूजली हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। हिट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों फंजाई। हिट्रोट्रोपिक मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बेसिकली जो फंगस है वो हिट्रोट्रोपिक्स के अंदर सेप्रोफिटिक आते हैं, ठीक है। सेप्रोफिटिक मतलब डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो ग्रो कर सकते हैं। दे फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर डिजर्ट और फ्रिजिड एनवायरनमेंट, और ये हर जगह पे आपको मिल सकते हैं, चाहे वो मॉइस्चर वाइज वाला एरिया हो, चाहे डिजर्ट हो, कहीं पे भी। और इसके कुछ जो मेंबर्स हैं, फंजाई के कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो आपके पैरासिटिक होते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों बैक्टीरिया। दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल आपको पता होगा कि जैसे मैंने भी बताया है कि अर्थ के फॉर्मेशन से पहले भी, ह्यूमन के एवोल्यूशन से पहले भी अर्थ पे बैक्टीरिया पाए जाते थे। तो मतलब पूरे का पूरा जो हमारा एवोल्यूशन है वो एक सिंगल सेल से हुआ है। तो बैक्टीरिया क्या हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। आगे देखिए,
आगे है दे यूजली माइक्रोस्कोपिक, मतलब ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं बैक्टीरिया। दे हैव देयर ओवन डीएनए विच इज़ लोकेटेड इन न्यूक्लियोइड। सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है बच्चों कि इनके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर अपना खुद का डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है जो कि न्यूक्लियोइड के अंदर लोकेट होता है। हायर क्लासेस में आप इसके बारे में और डिटेल से पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ, जो फोर्थ टाइप है। दे में भी ऑटोट्रोपिक और हिट्रोट्रोपिक, मतलब ये दोनों टाइप के न्यूट्रिशन मोड शो करता है, चाहे वो ऑटोट्रोपिक हो चाहे वो हिट्रोट्रोपिक हो। कॉमनली कार्ड फ्लैजिलेट, इनको फ्लैजिलेट कहा जाता है, फ्री लिविंग होते हैं और इनमें से कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो एक ओवरऑल जो मेन पॉइंट है तो वह यही है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट आपका वायरसेस। वायरसेस जो हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं, तो उसके बारे में देखिए। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक, होते स्मॉल हैं, बट दे आर डिफरेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं आपके, जो अभी तक हमने पढ़े हैं, जो प्रोटीन की पढ़ी हैं, उनसे डिफरेंट होते हैं। They reproduce only inside the cell of host organism which may be plant, animal और bacterium etc. तो जो डिफरेंट बात है वो ये है कि जो वायरस है जब तक वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर नहीं जाता, ठीक है, वो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब तक नहीं जाता तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो ये क्या होगा, जब किसी होस्ट या ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, मतलब लिविंग फॉर्म के अंदर आ जाता है, चाहे वो फिर प्लांट हो, एनिमल हो या कोई बैक्टीरियम सेल ही क्यों ना हो। उसके बाद देखिए डिजीज़ कॉज बाय वायरसेस आर, वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, ये आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 मेसल्स, ठीक है, इसको खसरा बोला जाता है। चिकन पॉक्स बच्चों जिसको छोटी माता बोला जाता है। पोलियो का आपको पता ही है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए जो है आपके, ये लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है एज वेल एज कॉमन कोल्ड, ये तो सभी को पता है, जो शाम जुकाम होता है, फ्लू होता है या कफ होती हैं, ठीक है, ये सारी की सारी वायरस से स्प्रेड होती हैं और ये एक दूसरे के टच में आने से भी फैल जाते हैं, क्योंकि जो वायरस की डिजीज़ होती है ना वो एक दूसरे के टच में आने से, एक पर्सन के दूसरे पर्सन के टच में आने से स्प्रेड हो जाती हैं। जैसे कि हम एट प्रेजेंट में कोरोना देख रहे हैं। कोरोना में क्या है, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन जो एक हेल्थी पर्सन के टच में आ जाता है तो वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट देखिए डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होंगी। नंबर 1 है ट्यूबरक्लोसिस, या जिसको हम टीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नंबर 2 आपका टाइफाइड है। नंबर 3 आपका क्लोरिया, जिसकी यानी कि हैज़ा बोला जाता है जिसको, ठीक है। तो ये 3 डिजीज़ जो हैं आपकी बैक्टीरिया से होती हैं और इम्पोर्टेंट हैं। फिर है आपका डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, ठीक है, या फिर प्रोटोजो आप कह सकते हो। नंबर 1 है आपका मलेरिया और नंबर 2 है आपका डायसेंट्री, ठीक है, जिसको पेचिस कहा जाता है। तो जो ये डिजीज़ हैं बच्चों, वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन या फिर आपका सिंपल बैक्टीरिया से होने वाली जो डिजीज़ हैं, इनको आपको याद करना है। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, क्योंकि अब की बार जो आपका पेपर है बोर्ड उसको हाफ ऑब्जेक्टिव टाइप बना के आपके आगे रिप्रेजेंट करेगा, तो इसलिए आपको ये डिजीज़ याद करनी होंगी। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वे वेयर एज सम आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज़। तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और जबकि कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। और चैप्टर का नाम भी यही था, फ्रेंड एंड फॉय, ठीक है, जो आपको शुरू में ही बता दिया गया था। अब इसके फ्रेंडली नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पहला पॉइंट देखिए, दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो यूज़ है आपका कर्ड फॉर्मेशन में, ब्रेड फॉर्मेशन में और केक फॉर्मेशन में किया जाता है। द कर्ड कंटेन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम विच प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। जो आपका दूध से दही बनती है, यानी कि मिल्क से कर्ड फॉर्मेशन होती है, वो किसकी वजह से होती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। सेकंड देखिए, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट। ये तो पता ही होगा, जो हमारे डिकम्पोज़र होते हैं
या जो स्क्वेंजर होते हैं, ठीक है, डिकम्पोज़र क्या करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो रेसिड्यू होता है, जो वेस्ट होता है, उसको उसके ऊपर फीड करते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं, मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। थर्ड है दे आर ऑल्सो यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ करते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि जो हमारे प्लांट हैं वो ईजिली जो डायरेक्ट है नाइट्रोजन को कंज्यूम नहीं कर सकते। इनके लिए जो स्पेशल बैक्टीरिया होता है, जैसे बैक्टीरिया राइजोबियम है, या फिर नोस्टॉक होता है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये लेग्यूम जो प्लांट्स होते हैं, मतलब दाल वाले जो प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। दे आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में काफ़ी बढ़िया यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आपकी जो ज़्यादातर जो मेडिसिन है, ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटीजेलिक्स, एंटी एलर्जिक्स, वो ज़्यादातर जो आपकी मेडिसिन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ड्राइव की जाती हैं। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ठीक है, तो एक बार इसको देखिए। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, ठीक है, जो यीस्ट है बहुत जल्दी से, बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस करती है, डिवाइड होती है मतलब, एंड प्रोड्यूस CO2 गैस, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है, और रेस्पिरेशन के दौरान जो है हम भी CO2 गैस रिप्रोड्यूस करते हैं। दिस गैस इज़ फिल इन डफ स्पेस एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, दैट्स वाई इट इज़ यूज इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स। देखिए बच्चों, क्या होता है कि जो यीस्ट होती है, जब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है इसके अंदर, तो ये CO2 गैस रिलीज़ करती है, जो इसके स्पेस के अंदर फिल हो जाता है। अब स्पेस के अंदर फिल हो जाएगा तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो इसलिए आपको जो केक है, ब्रेड है, वो फूला हुआ दिखाई देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। फिर नेक्स्ट है आपका कमर्शियल यूज़। कमर्शियल, जो सिंपल सी बात है, कमर्शियल यूज़ कौन से होते हैं, जिसे हमारे गवर्नमेंट को, हमारे देश को, कंट्री को फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, तो उसके बारे में देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं लार्ज स्केल पे, यानी कि बड़े पैमाने पर किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज़ क्या होगा कि आप इनको यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको विनेगर बोला जाता है। नेक्स्ट जो आपकी एनसीईआरटी में मेन पॉइंट दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है कि विच इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यीस्ट होगा। नेक्स्ट है आपका फर्मेंटेशन, ठीक है, हिंदी में इसको किण्वन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। जब कोई शुगर अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाए बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857। डिस्कवरी किसने की और कब की, ये आपको माइंड में सेट रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, मेडिकल यूज़ क्या होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो देखते हैं। द सोर्सेज ऑफ मेडिसिन आर ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमने पहले डिस्कस किया था। आगे देखिए, एंटीबायोटिक, दोज मेडिसिन विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसी मेडिसिन जो हमारे लिए जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी या तो उनको किल कर दें या फिर उनकी ग्रोथ को रोक दें, ताकि वो हमें कोई डिजीज़ कोज ना करें, उनको बोला जाता है एंटीबायोटिक। टुडे अ नंबर ऑफ मेडिसिन आर प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया एंड फंगी। अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो आज के टाइम में ज़्यादातर जो आपकी मेडिसिन है वो बैक्टीरिया और फंगी के एसोसिएशन से परफॉर्म की जाती हैं, सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड यूथ्रोमाइसिन, ठीक है, एक्सेट्रा। अब इसमें भी बच्चों फर्स्ट एंटीबायोटिक कब डिस्कवर हुई थी वो याद रखना है। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929, और वो थी कौन सी, वो याद रखना है, डैट इज़ पेनिसिलिन। आगे देखिए, एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स्ड विद फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। ह्यूमन के साथ साथ जो जानवर होते हैं, जो पोल्ट्री फार्म में होते हैं, उनके खाने में भी
एंटीबायोटिक मिला के उनको दी जाती है ताकि उनके अंदर कोई इन्फेक्शन ना फैले। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट जो है आपका लाइन वो देखिए बच्चों, एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड और फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरस। तो ये क्वेश्चन भी आएगा आपके एग्ज़ाम में और आपको याद भी करना है कि जो वायरस से होने वाले डिजीज़ हैं उसके ऊपर आपका बैक्टीरियल यानी कि एंटीबायोटिक कोई भी काम नहीं करती, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करती। वो ऐसे की ऐसी डिजीज़ आपको होती रहेंगी अगर वो वायरस से हुई हैं। आगे करते हैं बच्चों। आगे करने से पहले अगर किसी को कोई डाउट अभी है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में आके बता दिया करें। आगे देखिए तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका वैक्सीन सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन सबसे पहले डिस्कवर की थी, ठीक है। और कब की थी? 1798 में, स्मॉल पॉक्स के लिए यानी कि छोटी माता जो हम कहते हैं उसके लिए। A vaccine is a preparation that is used to stimulate the body immune response against disease। जो कि एट प्रेजेंट में जैसा कि चल रहा है, आप देख रहे हो कोरोना के अंदर वैक्सीनेशन की जा रही है ताकि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उस पर कोरोना कोई इफेक्ट ना डाल सके। तो बेसिक सा वैक्सीन का काम यही होता है कि वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्टर, जो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स होता है, जो आपकी बॉडी को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या हार्मफुल वायरस से बचाता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। सेवरल डिजीज़ लाइक कोलेरिया जिसको हैज़ा बोला जाता है, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होती है, स्मॉल पॉक्स जिसको आप छोटी माता बोलते हो, हेपेटाइटिस जो लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको आप सिर्फ वैक्सीनेशन से ही प्रिवेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनेस प्लांट। लेग्यूमिनेस प्लांट आर द पल्सिस प्लांट, ठीक है। मतलब आपके जो दाल वाले प्लांट होते हैं वो लेग्यूमिनेसिस प्लांट माने जाते हैं। दे कैन फिक्स द नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू सॉइल। यह क्या करते हैं, जो आपकी जो नाइट्रोजन है उसको एयर से सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं और आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं। एक लाइन और देखनी है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, डिकम्पोजर हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये हम पहले इसके बारे में डिटेल में कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको। आगे देखिए पैथोजेंस, या फिर यहाँ से आपका हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट शो हो जाते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट शो होंगे, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट है आपका पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज डिजीज इन ह्यूमन beings, plants and animals. Such disease causing microorganism are called pathogens। मतलब सिंपल सा है बच्चों कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट में, एनिमल में या फिर हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज़ कोज करते हैं उसके लिए पैथोजन टर्म यूज़ की जाती है। दे एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर, फूड डैट वी ईट। और ये जो हैं हमारी बॉडी के अंदर कैसे भी आ सकते हैं, जो हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उससे आ सकते हैं, जो हम फूड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं उससे आ सकता है, या फिर जो हम पानी पी रहे हो, या फिर डायरेक्ट टच से, कहीं से भी ये आपके शरीर में, आपकी बॉडी पार्ट्स में एंटर हो सकते हैं। दीज आर देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब आर कोल्ड वेक्टर। तो कई बार क्या है कि डिजीज़ को कोज करने के लिए ना इनके कुछ कैरियर्स होते हैं। जैसे आप हाउस फ्लाई देखे होंगे आपने, हाउस फ्लाई मेन कैरियर होती है, या फिर आपने मॉस्किटो देखे होंगे, ये भी कैरियर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिजीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं और इनको ही वेक्टर बोला जाता है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इन फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो विच कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया डैट इज़ प्लाज्मोडियम विवैक्स। अब आपको ये पता है कि मलेरिया मच्छर काटने से फैलता है, और किस मच्छर काटने से फैलता है, मॉस्किटो एनोफिलीज, ठीक है, यानी कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से आपका मलेरिया स्प्रेड होता है। तो यहाँ पे जो ये मॉस्किटो है एक कैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरा है आपका अनदर इज़ फीमेल एडिस मॉस्किटो। ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। मलेरिया हो रहा है आपका एनोफिलीज के कारण, और जो डेंगू है आपका वो होगा एडीज के कारण, ठीक है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। ऑल द मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर सो कीप द सराउंडिंग क्लीन। मतलब आपको ये पता है कि जो भी
मॉस्किटो होते हैं वो या तो डर्टी या फिर क्लीन वाटर के अंदर ग्रो करते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वाटर को प्रोटेक्ट रखें, क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। और घर में जो भी आपके बर्तन हैं, ठीक है, बकेट है, मग है या कोई भी है, फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह, उसको के अंदर या तो वाटर जो है आप चेंज करें, ठीक है, साफ़ करते रहें टाइम टू टाइम। या फिर उसके अंदर डिसइंफेक्टिंग दवाइयाँ जो होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो उसके अंदर ऐड करते रहें ताकि उसके अंदर मॉस्किटो जो हैं ग्रो ना कर पाएँ। नेक्स्ट बच्चों आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेबल डिजीज़। इसके बारे में देखिए, माइक्रोबल डिजीज डैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब ऐसी बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन के अंदर स्प्रेड हो जाती हैं, फैलती हैं, ट्रांसफ़र होती हैं बाय एयर, बाय फूड, बाय डायरेक्ट टच या फिर बाय एनी कैरियर, उसको कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जांपल आपका कोलेरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, टीबी। नेक्स्ट है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नॉन कम्युनिकेबल जो अभी हमने कम्युनिकेबल पढ़ी हैं उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। नॉन कम्युनिकेबल क्या होगा? व्हेन डिजीज आर नॉट स्प्रेडेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल कैंसर और पोलियो। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझने वाली बात क्या है, डिफरेंस बना के आप कर सकते हो। कम्युनिकेबल क्या होंगी? जब डिजीज़ जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में फैलती हैं, ठीक है, मतलब वायरस से ज़्यादातर होने वाली डिजीज़, फॉर एग्जांपल कोरोना, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होंगी? जो डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन की ओर, हेल्थी पर्सन में नहीं स्प्रेड होती, नहीं फैलती, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका एंथ्रेक्स। इट इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल और एनिमल डिजीज कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रेक्स बैक्टीरियम। तो बच्चों ये इस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से एंथ्रेक्स डिजीज़ होती है, बैसिलस एंथ्रेक्स। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच इन 1876। इसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट कोच ने। कब की? 1876। तो एक तो इसकी डिस्कवरी किसने की, कब की, ठीक है। दूसरा पेनिसिलिन की डिस्कवरी, जो फर्स्ट आपके एंटीबायोटिक है, उसकी डिस्कवरी किसने की, कब की। फर्मेंटेशन की किसने डिस्कवर किया, कब किया। वैक्सीनेशन की डिस्कवरी कब और किसने की। ये आपको इनके डिस्कवरी करने वाले प्लस किस ईयर के अंदर की, वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। आगे देखिए, तो इसके साथ साथ बच्चों एनिमल की डिजीज़ के साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो प्लांट्स में डिजीज़ कोज करते हैं। आइए एक बार उनको देख लेते हैं। फर्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट, यानी कि हम इसको आम भाषा में कहते हैं कि गेहूं पर जर लगना, ठीक है। ये कौन कोज करता है? फंगस कोज करता है। किसकी हेल्प से करता है? मतलब मीडियम क्या होता है इसमें? एयर और सीड्स, ठीक है। दूसरा है सिट्रस कैंकर, ये जो है बैक्टीरिया कोज करेगा आपका एयर की हेल्प से। तीसरा है आपका येलो वेन ऑफ ओक्रा, ठीक है, यानी कि वायरस की वजह से ये डिजीज़ होती है और ये इंसेक्ट इसको कैरी करते हैं, इस डिजीज़ को, इस वायरस को, ये डिजीज़ स्प्रेड करने के लिए। दीज आर द प्लांट डिजीज़ कोज्ड बाय फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बच्चों आपका फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड स्प्लॉइट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब फूड पॉइजनिंग बच्चों कब होती है? जब हम ऐसा खाना खा लेते हैं जो ख़राब हो चुका है, और को ख़राब किसकी वजह से हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड एंड सम टाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब जहरीले सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। डेट्स कोज फूड पॉइजनिंग एंड सीरियस इलनेस। अब सिंपल सी बात है, जब आप खाना ही ख़राब खाओगे तो आप बीमार भी होगे, और बीमार होगे तो क्या पता एक टाइम ऐसा भी आता है कि कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें डेथ तक पॉसिबल हो जाती है। तो जो आप खाना बनाते हो, जिस कंटेनर के अंदर, जिस बर्तन के अंदर आप खाना बनाते हो, तो उसको अच्छे तरीके से साफ़ करें, ठीक है। खाना ढक के बनाएं, ठीक है। खाने को कभी ऐसे ही ओपन में ना छोड़ दें, क्योंकि उस पर हाउस फ्लाइज या फिर कोई दूसरे इंसेक्ट वगैरह आके बैठ जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका फूड प्रिजर्वेशन और मेथड्स, ठीक है, कि फूड को कैसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, बचा के कैसे रख सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों केमिकल मेथड।
Salt and edible oil are common salt or chemicals used to prevent growth of microorganism in food। तो ये सिंपल सी बात है बच्चों, सभी को पता है कि ऑयल और सॉल्ट के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, या फिर कुछ केमिकल्स के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सकते हैं। बाय शुगर, अब शुगर अप्लाई करने से कैसे होगा, जो शुगर होती है वो आसपास के एरिया से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब उसको ख़त्म कर देती है, रिड्यूस कर देती है। अब जहाँ पे मॉइस्चर नहीं होगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होगी। थर्ड है बच्चों बाय ऑयल एंड विनेगर, आप सभी ने देखा होगा, अचार देखा होगा, पिकल्स देखे होंगे, जो ऑयल के अंदर अचार होता है वो बिल्कुल साफ़ होता है, लेकिन जो ऑयल से बाहर हो जाता है वो ख़राब हो जाता है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो उसके अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है, वो ऑयल के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए रहने के लिए ऑयल वाला एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, ठीक है। फोर्थ है आपका स्टोरेज और पैकिंग। ड्राई फ्रूट्स और इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स। आपने देखे होंगे जितने भी ड्राइड फ्रूट होते हैं, ठीक है, ड्राई जूस जूस के जो बॉक्सेस होते हैं, या फिर आपने यहाँ पे अपने आसपास शॉप्स पे देखा होगा जो पैकेट्स होते हैं चिप्स के या किसी दूसरी चीज़ों के स्नैक्स के, वो सारे के सारे अच्छे तरीके से पैक होते हैं, अच्छे तरीके से सील लगी होती है, जिसकी वजह से जो आपका उसके अंदर फूड होता है, स्नैक होता है, वो ख़राब नहीं होता। नेक्स्ट है बच्चों आपका पास्चुरेशन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, और उन्हीं के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, पास्चुरेशन। इट is a process in which packed or non-packed food are treated with mild heat। मतलब उसको धीमी आंच पे गर्म किया जाता है, चाहे वो फूड आपको पैक करना हो ना करना हो। एग्जांपल अगर हम बात करें, आप पैक्ड मिल्क देखते हो, ठीक है, उसको लेके आप उस एग्जांपल को लेके चल सकते हो। यूजली टू लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म किया जाता है फॉर 50 to 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड तक। एंड सडनली चिल्ड और स्टोर्ड इट कोल्ड पास्चुरेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि कोई भी आपको आइटम पैक करनी है, ठीक है, जैसे आपने मिल्क ले लिया, मिल्क को पैक करना है तो आप उसको माइल्ड हीट में गर्म करोगे, 70 डिग्री टेम्परेचर पे उसको गर्म करोगे, ठीक है, और फिर उसको आप 15 से 30 मिनट गर्म करने के बाद ईज़िली उसको ठंडा कर दोगे और स्टोर कर लोगे। इससे क्या है, वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है, और आप उसको यूज़ कर पाओगे। इसको लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, और आपको याद हो लुइस पास्चर ने ही फर्मेंटेशन डिस्कवर की थी। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर जो है, सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट हम आपको बिल्कुल आराम से समझाया गया है, बताया गया है। अगर किसी को कोई अभी भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर से रिलेटेड या इससे पिछले चैप्टर से रिलेटेड जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था, इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं एनसीईआरटी में आपको वो प्रैक्टिस करने हैं। अगर कोई ना समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में आके बताना, ठीक है, हम वहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।